हेलो बच्चों, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर में बहुत सारे बच्चे को कुछ डाउट्स थे। आपका जो असाइनमेंट दिया गया था तो उसमें जो जो कमेंट्स आए हैं, ये क्वेश्चन नहीं बना है, उसको हम लोग अभी जो है हम सॉल्व करेंगे उसको। और आपको एक चीज़ और आइडिया आ जाएगा कि प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा। क्योंकि पढ़ तो हम लोग लिए हैं बहुत सारे चैप्टर जो डील किए हैं, लेकिन उसके बेसिस पर क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो क्वेश्चन बनता नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस बैच में ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। और ये बाय फोर्स नहीं है, यदि आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें अपना नाम भेजेंगे, आपको जो क्राइटेरिया है उसको बता दिया जाएगा, उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। सभी बच्चों के लिए नहीं है, मतलब जो चाहते हैं, जिनको लगता है कि प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि हम देख चुके हैं इतना पढ़ाने के बावजूद भी जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो क्वेश्चन बनता नहीं है, कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है। तो यदि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना लें या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए उसको सॉल्व कर लें, तो आपका विजन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए मैं अभी कुछ डाउट वाला जो क्वेश्चन है जो बना नहीं है उसको सॉल्व करने आया हूँ। तो जो जो असाइनमेंट लिए हैं तो उनके पास असाइनमेंट होगा, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे तो लिख के रख दिए होंगे, बना भी नहीं रहे होंगे। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रहता है। और वही लोग जो है मतलब कुछ ऐसे मतलब कोई टेंशन ही नहीं रहता है उनको। तो कहने का मतलब अभी जो है हम लोग एक तरह से मानिए डेमो भी होगा। ये आपका डेमो है प्रैक्टिस क्लास का, और आपका डाउट भी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, डेमो मतलब समझ रहे हैं कि आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, वहां पे किस तरह से बनाएंगे। तो यदि आगे की सोच रहेगा तब न बच्चे फिर जागरूक होंगे। तो बच्चे तो यहाँ कुछ लेना देना है ही नहीं। केमिस्ट्री ऐसे भी क्या है, लेंदी सब्जेक्ट है, और दूसरी बात है कोई समझना भी नहीं चाहता। लेकिन अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाएं और बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। और जो जो डॉटेड क्वेश्चन है, असाइनमेंट ये दिया गया था आप लोग को, सबके पास होगा। तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन डॉट वाला क्वेश्चन मेरे पास आया है, जो भी कमेंट्स आए हैं, जो भी बच्चे बताएं कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, उसी को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, बाकी तो बन जाना चाहिए। सबका आंसर इसके पीछे दिया हुआ है ना। आपको प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट दिया गया था। तो एक क्वेश्चन है आपका, इसमें एक एक करके जो जो है आपका सॉल्व कर देते हैं। एक क्वेश्चन था यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर, इसको मान लें एक। यहाँ के लिए लेक्चर के लिए कितना मान लेंगे, एक मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर दिख रहा है ना। तो इस लेक्चर के लिए क्वेश्चन नंबर एक मानेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 26 का है। लेक्चर के लिए अभी के लिए इस क्वेश्चन को मान लें एक, लेकिन ये कौन है, असाइनमेंट का 26 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो लोग बना लिए ठीक है, और जिनसे नहीं बना वो वीडियो को देख लेंगे। अभी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यही होगा। जो डॉट क्वेश्चन मेरे पास आया उसको क्या करें, क्लियर करें। और एक तरह से इसको मानिए डेमो क्लास है प्रैक्टिस बैच का, कि जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, उसका आंसर कैसे देंगे हम लोग। तो अच्छा नंबर लाने के लिए आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा। एक घिसी पिटी जिंदगी से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे पहले भी बता चुके हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है अब देखते होंगे कि स्कूल जाते हैं फिर भी उसके लिए क्या होता है, ट्यूशन पकड़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार आप तो पढ़ रहे हैं, मेन बैच में तो पढ़ ही रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ डिमांड नहीं किया गया, कुछ मांगा नहीं जा रहा है। जो पेमेंट कर चुके हैं जो भी हो उसको एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ही मानिए। दूसरी बात है कि डेमो क्लास में किस तरह से पढ़ाई होगी, कैसे चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे, वो देखना है। मेन बात है पढ़ने से नहीं होगा, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, ये बड़ी बात होता है। यदि आप पढ़ लिए तो पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनना चाहिए। तो उसके लिए गाइडलाइन के लिए हम हैं और पढ़ाने के लिए रेडी हैं। तो आप जो इच्छुक हैं, बच्चे जो चाहते हैं कि बोर्ड में कुछ अच्छा करें हम, वो ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जो चाहते हैं खुद मेहनत करके हम कुछ भी कर सकते हैं, तो आपके लिए मेन बैच है, आप पढ़ा रहे हैं उसको, उससे पढ़िए, काफी है वो। क्योंकि प्रैक्टिस बैच में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा, वो भी चैप्टर वाइज होगा। मतलब टॉपिक से क्वेश्चन निकाले जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा बोर्ड में, वो बताया जाएगा। तो मेन तो वही होता है, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप जितना भी चालें मन में कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वैसा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस नेसेसरी।
चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आया है, दिया है बच्चा, लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिख देते हैं क्वेश्चन को, है ना। द एज लेंथ ऑफ FCC, लिखा हुआ द एज लेंथ क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, बनाने की कोशिश। लेंथ ऑफ FCC सेल एज लिखा हुआ है 508 PM। PM मतलब पिकोमीटर है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड पूछ भी चुका है। इफ रेडियस ऑफ कैटायन, बोल रहा है इफ रेडियस ऑफ कैटायन, if radius of cation is 110 PM, then radius of anion is, then radius of anion is। चलिए ऑप्शन भी देते हैं आपको। ऐसे तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पूछेगा 2 मार्क्स, तो ऑप्शन मतलब क्या, आपका आंसर दिया हुआ है, उसको चुनना है कौन सा ही आंसर है, ठीक है। बात एक ही होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 2 नंबर के होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बना के दे रहे हैं 110 PM। बी नंबर है आपका 220 PM। सी नंबर जो क्वेश्चन है आपका 285 PM। और डी जो क्वेश्चन है आपका 144 PM। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। इसको क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। तो कीजिए सॉल्व। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे आपको समझना है। क्या समझना है? इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे समझना है। अब चुनने का, आप मान लीजिए जिस बच्चे को जानकारी नहीं है वो तो क्या मारता है? तुक्का। ए होगा, बी होगा, सी होगा, तुक्का मार देते हैं, कुछ भी मार के चले आएंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आपको, मतलब आप कैसे डिसाइड कर सकेंगे मेरा इतना नंबर सही है। दूसरी बात है, आपको जो प्रैक्टिस बैच होगा उसको ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव भी आप बताया जाएगा पूरा चैप्टर से, एक एक मतलब चैप्टर से। उसके बाद 2 मार्क्स क्वेश्चन, उसके बाद 5 मार्क्स का क्वेश्चन डील किया जाएगा। मतलब जिस तरह से बोर्ड पूछता है सिस्टमेटिक ढंग से, वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें नो डाउट। और सबसे पहली बात है, ऑब्जेक्टिव में नंबर्स लाना है तो आपको थ्योरी पार्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि थ्योरी आपको पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात, आपको जो है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें यदि आप गलत किए तो आप गए काम से, क्योंकि उसमें यदि गलत होता है तो आपको नंबर मिलेगा नहीं, सीधा बात है। आप कंक्लूजन कीजिए, डिसाइड कीजिए, प्लान बनाइए कि हम नंबर कैसे उठाएंगे। खाली खाने और सोने से, वीडियो देखने से नहीं होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, अभी इसको बनाना है। तो ये क्या कर रहा है क्वेश्चन कि भाई एक FCC सेल है, तो FCC आपको बता चुके हैं, FCC सेल सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो क्वेश्चन देख के ही बता देंगे कौन सा चैप्टर का है। तो इसको A बोलते हैं, इसको B, ये C है, ये D है, और ये आपका E है, ये F, ये G है, और ये क्या है आपका H है। 8 कॉर्नर होते हैं ना जी, इस टाइप से, ठीक है। ये FCC है। पूछ रहा है रेडियस, तो FCC के लिए आपको डेरिवेशन बताया गया था। जैसे कि एटम ऐसे रखा गया था, ठीक है। एक एटम ये है, एक एटम ये है। बहुत तो भूल गए होंगे। इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो इसको मान लें B। इसका A और C का लेंथ कितना मान लें? B। कोर की लंबाई जो होता है A होता है। कोर की लंबाई कितना होता है आपका? A होता है। कोर की लंबाई आपका ये होता है, ये आपको जानना चाहिए। तो पूछ रहा है A का वैल्यू कितना होगा। तो कोई क्यूब है, चूंकि FCC हो या BCC हो या भी सिंपल क्यूब हो या सिंपल यूनिट सेल हो, सब क्यूबिक आकार का होता है। क्यूब का जो है कोर की लंबाई, एज लेंथ,
या लेंथ ऑफ साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक का ए है तो सबका ए है। तो ए का वैल्यू जो दे दिया है, ए का जो वैल्यू यहां पे दिया हुआ है वो है आपका 508 pm दिया हुआ है। तो पूछ रहा है, और यहां पे रेडियस कौन है, ये क्या है आपका रेडियस है, ये क्या है आपका रेडियस। R4 क्या है यहाँ पे रेडियस, रेडियस बराबर वाट पूछ रहा है कि भाई एक एफसीसी कंस्ट्रक्शन है, उसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो रेडियस बताइए। आर यहाँ पे क्या है रेडियस, आर जो है यहाँ पे रेडियस है। वेरी सिंपल, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। एफसीसी के कंडीशन में एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं जो आपको याद रखना है कि यदि केटायन एनायन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड का क्रिस्टल है। और आयनिक सॉलिड का जो होता है आपका मतलब अरेंजमेंट जो होता है एफसीसी होता है। क्या होता है, एफसीसी होता है। ध्यान से समझेंगे तो बच्चे एक मतलब यहाँ पे गिवन लिखेंगे हम लोग, गिवन दिया हुआ है ए बराबर जो है 508 pm दिया हुआ है और आर निकालने बोल रहा है, आर बराबर वाट। तो रेडियस ऑफ कैटायन दिया हुआ है, फिर रेडियस ऑफ कैटायन दिया हुआ है। तो एक चीज और बता दें आपको, ध्यान रखिएगा, आर प्लस यदि लिखा रहे, आर प्लस लिखा रहे तो इसको समझिएगा रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है। और यदि आर माइनस लिखा हो तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ एनायन। जिन बच्चों को हिंदी चाहिए, हिंदी आपको पढ़ा चुके हैं, हिंदी आपको बता चुके हैं, इसका हिंदी भेज चुके हैं, ठीक है। यहां क्या बोल रहा है कि एक एफसीसी सेल का जो कोर की लंबाई है 508 pm है, यदि धनायन त्रिज्या 110 pm हो तो ऋणायन त्रिज्या है, तो ऋणायन त्रिज्या का मान निकालना है आपको। तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ एनायन, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कैटायन। तो आर प्लस दिया हुआ बच्चे, तो क्या निकालना है, आर माइनस निकालना है। आर प्लस दिया हुआ है, फिर दिया हुआ आर प्लस, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू 10110 pm। तो पूछ रहा है आपको आर माइनस इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि आप तुरंत निकाल सकते हैं। और यदि बोर्ड पूछेगा ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में रहेगा, आपका ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहां पे निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, याद रखिएगा इस केस में, थोड़ा रिमेंबर कीजिएगा फॉर्मूला को। 2 इंटू, या फिर आप बोल सकते हैं A इज इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस और आर माइनस, 2 इंटू आर प्लस और आर माइनस। जिसका जो वैल्यू है उसको पुट करें, इसका वैल्यू कितना है 508 pm इज इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस का वैल्यू दिया हुआ है 110 pm और प्लस आर माइनस, ये तो फाइंड आउट करना है, 2 से मल्टीप्लाई करें। 508 pm इज इक्वल टू 220 pm और प्लस आर माइनस। तो आर माइनस बराबर कितना हो जाएगा, आर माइनस रेडियस ऑफ एनायन बराबर हो जाएगा 508 pm और माइनस, ओ यहाँ भी तो से गुना होगा ना, तो ये हो जाएगा 2r माइनस, ओके। और कितना हो जाएगा 220 pm, घटा दें, घटाइए 508 माइनस 220, 8 के 8 हो जाएगा, 10 में 4 में 2 2, यहाँ से एक लेंगे पैंचा, तो कितना हो जाएगा, 10 में 2 गया 8, तो 288 pm। तो आर यदि निकालना है, आर माइनस निकालना है, तो आर माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 288 pm अपॉन 2 यानी 144 pm। आंसर कितना हो जाएगा 144 pm। तो आंसर कौन आ जाएगा 144 pm। आ रहा है समझ में, समझ गए, तो कितना आ जाएगा 144। तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है। एफसीसी के लिए कैटायन एनायन हो तो आप इस फॉर्मूला को रिमेंबर कीजिए। कभी कभी क्या दे देगा, अभी देखिए इससे और कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं।
कि मान लीजिए r प्लस r माइनस दे दिया है, रेडियस का वैल्यू आपको दे दिया, मान लीजिए रेडियस का वैल्यू दे दिया है, दोनों रेडियस का मतलब कैटायन एनायन का, तो कोर की लंबाई पूछ सकता है। यदि आपका कोर की लंबाई दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है, और आपका एक एनायन का दे दिया, मतलब रेडियस ऑफ एनायन का मान दे दिया, तो कैटायन का निकालना। यही वेरिएशन हो सकता है, और क्या कर सकता है, वैल्यू चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है, वैल्यू चेंज कर सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा और इसका आंसर कितना आएगा 144। तो चलिए फटाफट इसका क्या करें, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसका भी आया था कमेंट कि भाई इसका कैसे बनाएंगे, मतलब असाइनमेंट का है 41 नंबर क्वेश्चन, और ऐसे बोले तो क्वेश्चन नंबर कितना 2, लेक्चर के अनुसार अभी देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर कितना बोलेंगे 2 बोलेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई एक सॉल्यूशन है Na2CO3 का सॉल्यूशन है, Na2CO3 का सॉल्यूशन है, उसका नॉर्मलिटी दिया हुआ है। यहाँ कैपिटल N आपको बता चुके हैं कि यदि स्मॉल m रहे तो इसको बोलते हैं मोलालिटी, याद है ना, और यदि कैपिटल M रहे तो इसको बोलते हैं हम लोग मोलारिटी। यदि कैपिटल N दिया रहेगा तो इसको बोलते हैं नॉर्मलिटी। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो एक सॉल्यूशन है बच्चे, ये सॉल्यूशन है Na2CO3 का, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, और इसका जो नॉर्मलिटी दिया हुआ है वो है 0.2 N, यानी कि नॉर्मलिटी दिया हुआ है 0.2। तो बोल रहे भाई मोलारिटी कितना होगा, नॉर्मलिटी यदि पता है तो मोलारिटी कितना होगा। तो ये भी मतलब फॉर्मूला की बात है, थोड़ा सा याद रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। एक बात और क्या ध्यान रखना है आपको कि जो Na2CO3 है ये यदि ब्रेक करता है तो बनता है बच्चे 2Na प्लस और CO3 2 माइनस, ये बनता है। तो इसका N फैक्टर देखा जाए तो ये आयनिक सॉलिड है, ये आयंस है, आयनिक सब्सटेंस है। तो आयनिक सब्सटेंस में N फैक्टर जो होता है इसी को वैलेंसी फैक्टर भी कहा जाता है। तो वो नंबर्स ऑफ कैटायन और नंबर्स ऑफ एनायन, तो नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन कितना है 2 है। तो इसका N फैक्टर कहे तो इसको NF लिख सकते हैं, है ना, बराबर कितना होता है 2 होता है। इसका कितना होगा 2, इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा 2, यानी कि NF बराबर आप सीधा लिख सकते हैं कितना होता है 2। चलिए अब देखिए कितना आसानी से, अब यहाँ पे जिन बच्चों को आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपको प्रैक्टिस बैच क्यों जरूरत है, मतलब क्लियरिटी आएगा आप में, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ये क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है, कर सकते हैं। तो बिना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस का नहीं होगा। बहुत बच्चे मुंह फाड़ दिया प्रैक्टिस बैच अलग से ऐसे थोड़ी होता है। बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, व्हाट्सएप में भी मैसेज आते हैं, कोर्स का अलग इसका अलग, मतलब टाइम का लगता है कोई वैल्यू नहीं है। तो नए पढ़ने लिखने वाले बच्चे बहुत सारे हैं जो कि इस तरह की बात बोलते हैं, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। द मोलारिटी ऑफ 0.2 N, अब बहुत बुद्ध को अभी मुंह फाड़ देगी N यहाँ पे क्या है, जो कि पढ़ा चुके हैं फर्स्ट ईयर का। देखिए तो आपको फर्स्ट ईयर में आप पढ़े हैं वो नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये आपका बेसिक है जो आपको 12th के चैप्टर में यूज होता है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, हर हाल में ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब देखिए कितना मजेदार बात है, N फैक्टर। अब यहाँ पे N फैक्टर पहले क्यों निकालिए, क्योंकि आपको पता है कि जब नॉर्मलिटी की बात आता है तो N फैक्टर निकालना पड़ता है। जैसे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बटा क्या होता है N फैक्टर, या ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो क्या होता है गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। तो बहुत सारी बात है। तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस यहाँ पे N फैक्टर का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसके आधार पे एक आप रिमेंबर कीजिएगा। तो आपको जो दिया हुआ है नॉर्मलिटी दिया हुआ है, नॉर्मलिटी क्या है आपका दिया हुआ है, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे इसका तो गिवन एक एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है। तो नॉर्मलिटी जो है आपका समझिए कितना दिया हुआ है 0.2, कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ, ये नॉर्मलिटी है 0.2 है। तो आप रिमेंबर कीजिएगा कि भाई आपका जो है
नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है बच्चे n फैक्टर इनटू मोलारिटी। याद रखेंगे इसको, नॉर्मलिटी एक रिलेशन है, इसको याद करना है, रिमेंबर। यदि आपको रिलेशन पूछे आपको नॉर्मलिटी और मोलारिटी में, तो आप याद रखिएगा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है n फैक्टर इनटू मोलारिटी। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलिटी को n बोलते हैं, n फैक्टर को nf बोलते हैं, मोलारिटी को कैपिटल M। तो आपको चाहिए क्या? नॉर्मलिटी तो दिया हुआ है, आपको चाहिए मोलारिटी m चाहिए। इसको शॉर्टकट लिखे हम लोग, नॉर्मलिटी को n फैक्टर को nf और मोलारिटी को m। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? n बाय nf, n बाय nf। मतलब आप बोल सकते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पे, n का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 बटा 2। तो यहाँ पे आप देखिए n फैक्टर कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो ये सब आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक नाम होता है ना, और अब ये थ्योरी क्लियर है, आपको तो बना सकते हैं। तो 0.2 बटा 2 कितना आ जाएगा? 0.1। अब यहाँ पे है कहीं 0.1, देखिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? C। आंसर कितना आ जाएगा? C। तो आसान नहीं है। तो यही आपका होता है कि मतलब यदि आप क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करते हैं तो इस तरह की चीजें आपको मिलेंगे। मतलब प्रैक्टिस, क्वेश्चन का प्रैक्टिस। थ्योरी तो पढ़ चुके हैं आप लोग, क्वेश्चन भी बहुत सारे कर चुके हैं, लेकिन और बेहतर करने के लिए आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। कोई मतलब ज़्यादा कोई खास चीज़ नहीं है, आपको कोई जान नहीं मार रहा है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो आप क्या करेंगे, इसका समझ गए होंगे, कमेंट करेंगे आप लोग समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो इसको याद रखना, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है n फैक्टर इनटू मोलारिटी, यानी कि तो मोलारिटी बराबर क्या होता है? तो मोलारिटी इज इक्वल टू होता है n बाय nf। सॉल्व कर दीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पढ़ाना जो है बहुत ही कठिन काम है, अपने आप को जलाना होता है। आप देख ही रहे होंगे क्या स्थिति हो चुका है। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, आप तो पढ़ चुके हैं ना, अब क्या होगा। ऐसा नहीं है, आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन, ये एक खुशी की बात है। आपसे यदि बनता है तो बहुत खुशी की बात है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ बच्चे क्या बोल रहा है कि द मोलारिटी ऑफ मतलब यहाँ पे मोलरता निकालने बोल रहा है 98% H2SO4, जिसका डेंसिटी आपको दे दिया है। तो डेंसिटी दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है, बाय वेट बोल दिया है, मतलब इसका वजन दिया हुआ है 98% है। मतलब जैसे मान लिया जाए एक सॉल्यूशन है, एक कंटेनर है जिसमें एक H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसमें एक सॉल्यूशन रखा गया है, एक सॉल्यूशन है मतलब विलियन है। इसमें जो है H2SO4 जो कंटेन करता है 98% है। बाय वेट लिखा हुआ मतलब वेट ऑफ H2SO4, इसको ऐसे भी लिखेंगे थोड़ा आपके सुविधा के लिए कि वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम लिख सकते हैं आप। क्यों लिखेंगे 98 ग्राम? परसेंटेज में दिया है ना। तो जब ये 98 ग्राम आपका परसेंटेज में है तो वेट ऑफ H2SO4 कितना है? 98%, मतलब 98 ग्राम। क्यों? क्योंकि यदि वेट ऑफ सॉल्यूशन हम बोले, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितना मानना होगा? 100 ग्राम। यदि सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है तो 98% बोल रहा है, 100 में 98% कौन है? आपका H2SO4, मतलब H2SO4 का वेट हो गया 98 ग्राम हो गया। समझने की कोशिश करें बात को, बहुत ही सिंपल है। तो यदि परसेंटेज में दिया हुआ है तो ये बोल रहा है भाई कि एक सॉल्यूशन है जिसमें H2SO4 कितना परसेंट है? 98%, और बाद में लिख दिया बाय वेट, मतलब वजन के अनुसार, उसका भार के अनुसार। मतलब है तो जैसे परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि आपका सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, तो आपका
H2SO4 का वेट कितना हो जाएगा, 98 ग्राम हो गया। आ रहा है समझ में? और इस सॉल्यूशन का जो डेंसिटी दिया हुआ है डी फॉर क्या है यहाँ पे डेंसिटी, वो है आपका 1.8 ग्राम पर ml बोलिए, सेंटीमीटर क्यूब बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम पर मतलब क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए, D इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, होता है ना, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे मोलारिटी निकाल, तो आपको पढ़े हैं कि मोलारिटी तो पढ़े थे, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, वेट भी पता नहीं चल रहा है, कैसे क्या होगा? अरे यार डेंसिटी दे दिया ना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास यहाँ पे लिया जाएगा सॉल्यूशन का वेट, मास ऑफ सॉल्यूशन है ना, कितना है इतना, वेट ऑफ H2SO4 कितना है, 98 ग्राम है। तो डेंसिटी आपका दिया हुआ है, तो हम क्या, यदि हम वॉल्यूम निकाल लें तो आराम से बन सकता है। तो सबसे पहले टारगेट है यहाँ पे वॉल्यूम निकालना, क्योंकि मोलारिटी के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए, वॉल्यूम निकाल लेना है, वो भी किसमें, लीटर में। तो उसको आप निकाल लीजिए। और जब वॉल्यूम निकल जाएगा तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो ये कुछ डेटा है जो आपको यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल गया, वेट ऑफ H2SO4 पे पता है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो यहाँ क्या खोजना पड़ेगा कि भाई वॉल्यूम कितना है। यदि वॉल्यूम मिल जाएगा तो आपको आसानी से क्या मिल जाएगा, मोलारिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 98% आपका H2SO4 दिया हुआ है। तो 98% का मतलब यानी बाय वेट दिया हुआ है, तो 98 ग्राम आपका क्या है, आपका H2SO4। तो सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना होगा, 100 ग्राम। परसेंटेज मतलब कितना होता है, 100। तो लेट मान लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है और उसमें H2SO4 का कितना वेट है, 98 ग्राम है। उसका डेंसिटी भी दे दिया है 1.8 ग्राम इंटू ग्राम पर मोल, ग्राम पर मिलीलीटर। तो वॉल्यूम पहले खोजेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। कैसे सॉल्व होगा देखिए। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर 100 ग्राम, परसेंटेज में दिया हुआ ना, इसलिए वेट ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो जाएगा, 98 ग्राम। MW यदि हम निकालें, MW ऑफ H2SO4, तो बच्चे आपको पता होना चाहिए 98 आएगा। कैसे, हाइड्रोजन का वजन होता है 1, तो 1 गुना 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 गुना 4 64, सबको जोड़िएगा तो आएगा 98 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। आ रहा बात समझ में। फिर यदि हमें N निकालना है, N का जरूरत है ना, नंबर्स ऑफ मोल। N को क्या बोलते हैं हम लोग, N यदि हम लिखें तो N को समझिएगा नंबर ऑफ मोल्स होता है। N क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल। तो आप पढ़ चुके हैं N बराबर होता है गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट देखिए कितना दिया हुआ है, 98। गिवन वेट कितना है, 98 ग्राम इंटू मोल इनवर्स अपॉन कितना हो जाएगा, 98 ग्राम बटा 98 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 98 कितना हो जाएगा, 1 मोल। मतलब N भी मिल गया। N कितना मिला, 1 मोल। यदि हमें वॉल्यूम पता चल जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वैल्यू को। तो चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। इधर यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उधर मिटाने वाले हैं, ठीक है। देखिए कितना सिंपली बन जाता है। तो दिमाग को यदि आपको स्प्रेड करना है, बढ़ाना है, तो ऐसा ही नहीं बढ़ जाता है। प्रैक्टिस जरूरी है, क्वेश्चन बनाना जरूरी है। माइंड को यदि शार्प करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। चलिए इसमें गिवन ले लेते हैं। गिवन
डी बराबर, डी फॉर क्या है आपका डेंसिटी, डी दिया हुआ है 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर, ये दिया हुआ है। अब जब ये दिया हुआ है तो वी नो दैट डी क्या है, यहाँ डेंसिटी है, डी फॉर क्या है डेंसिटी, घनत्व जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट व्हाट डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बटा वॉल्यूम। इसको यदि शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, m बाय v। तो यहां मास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो d इज इक्वल टू लिख सकते हैं मास, d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, d का वैल्यू है आपका 1.8 ग्राम इंटू ml, मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, या ग्राम इंटू मिलीलीटर इनवर्स इज इक्वल टू मास 100 ग्राम। अब बेटा वॉल्यूम तो निकालना है, आप देख सकते हैं। तो V बराबर कितना हो जाएगा 100 अपॉन 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर। ये मिलीलीटर कहाँ चल जाएगा ऊपर, ग्राम से ग्राम देखिए कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते, ग्राम इंटू ml इनवर्स। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ml कहाँ चल जाएगा ऊपर, मतलब इसको आप बोल सकते हैं बच्चे। और एक जीरो है तो एक पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1000 अब बटा 18 ml। मिलीलीटर को यदि आप बदलना चाहते हैं लीटर में, क्योंकि वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में ना, तो वॉल्यूम को यदि लीटर में बदलना चाहते हैं तो 1000 से भागा देंगे। तो 1000 तो पहले से दिया हुआ है बटा 18 गुना 1/1000, ये अब क्या हो जाएगा लीटर। देखिए मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 से भागा देना पड़ता है, और लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो 1000 से गुना करना पड़ता है। तो 1000 से भागा क्यों दिए, क्योंकि ये मिलीलीटर है, इसको लीटर में बदलना है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। तो 1000 से 1000 कैंसिल, मतलब कितना आ गया 1/18, क्या चीज लीटर। तो V बराबर आ गया 1/18 लीटर। आ रहा है बात समझ में। हमें चाहिए मोलारिटी, मोलारिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं। तो कैपिटल M इज इक्वल टू होता है N बटा V, पहले भी बता चुके हैं। तो N का वैल्यू देखिए कितना आया 1 मोल अपॉन V कितना है 1/18 लीटर। 18 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 18 गुना 1 करेंगे तो 18 ही होगा। तो मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो M कितना आ गया आपका, यानी कि मोलारिटी कितना आ गया, मोलारिटी इज इक्वल टू 18 मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो मोलारिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं। तो कितना आ रहा है 18 है कहीं, हाँ है 18 है, M मतलब मोलारिटी है। तो मोलारिटी कितना आ गया आपका 18। कैसे आया पता चला, ठीक है। तो वो कुछ नहीं है, आपको ब्रेन को यदि पूरा एक्सपेंड करना है तो आपको तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा, बार बार बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो कैसे बना देख लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से बनता है आपका। डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे मास से, वॉल्यूम निकाल देंगे। तो यदि गिवन वेट दिया हुआ है H2SO4 का, इसका n निकाल लेंगे तो आपका मोलारिटी बराबर क्या होता है, मास बाय नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो उसको लीटर में भी चेंज कर लिए, क्योंकि हमें पता है पहले से कि मोलारिटी में जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में हमेशा लिया जाता है। तो इस तरह से क्या करेंगे इसका, आप देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो कितना नंबर का होगा, 1 नंबर का। तो ऐसे भी क्वेश्चन, अब इस तरह का हजारों क्वेश्चन रहेगा, आपने डील कर सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। वैसे असाइनमेंट के अनुसार देखें तो 62 क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और वैसे यदि अभी लेक्चर के अनुसार देखें तो कितना है 4। अब देखिए ये आप पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन देखने से पता चलता है ये सॉल्यूशन चैप्टर का है। उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं आपको, लेकिन आप क्वेश्चन देंगे तो क्या बनेगा आपसे, नहीं बनेगा। तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस कर ले होंगे क्वेश्चन का, ऐसे नहीं बनेगा।
तो यहाँ पे देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है देखिए समझिए, एक कंटेनर है, इसमें दो चीज है, ग्लूकोज है और आपका H2O है। तो इसमें H2O जो है 178.2 ग्राम है, ये है आपका H2O, और इसमें मिलाया गया 18 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र आपको पता होना चाहिए, C6H12O6, यह क्या है आपका ग्लूकोज। जिनको नहीं पता है लिख लेंगे। दोनों को मिला दिया गया है तो क्या बना सॉल्यूशन। अब मान लीजिए ये क्लोज सिस्टम है, ये आपका बंद है, ये आपका क्या है बंद कर दिया जाए, तो बोला वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन। तो इस एक्वस सॉल्यूशन के लिए, इस एक्वस सॉल्यूशन के लिए वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा, इस एक्वस सॉल्यूशन के लिए वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा, कितना होना चाहिए, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। T बराबर है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी तब बॉयल होता है, अब बॉयल होगा तब ना वेपर बनेगा तब प्रेशर होगा। तो यदि 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस की बात मतलब यहाँ प्रेशर P जो है कितना होना चाहिए 180, यानी कि टॉर में इसको बदलेंगे तो 760 टॉर। ठीक है, यदि पानी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है तो उसका जो प्रेशर होता है, उसका जो प्रेशर माना जाता है 760 टॉर, याद रखिएगा, जो कि 1 ATM के बराबर होता है, जो 1 ATM के बराबर होता है। P = 760 टॉर। ठीक है, याद रखिएगा। तो शुद्ध पानी का जो वेपर प्रेशर होता है, तो वेपर प्रेशर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी का वेपर प्रेशर जो होता है उसका होता है 760 टॉर होता है। तो बोल रहा है भाई बताओ कि इस सॉल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर अब कितना होगा, इस सॉल्यूशन में बिलियन में जल का वाष्प दाब कितना होगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक सॉल्यूशन है आपका चीनी ग्लूकोज और पानी का आपका एक सॉल्यूशन है, और ये जो सॉल्यूशन है अभी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस पर है, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस पर है। और आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी क्या होता है, बॉयल होता है। तो उसका प्रेशर उस समय कितना होगा, प्रेशर उसका 1 ATM के बराबर होगा, और 1 ATM जो होता है आपका 760 टॉर के बराबर होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपका वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिए क्या क्या आपको मतलब चीज़ें अपनाना पड़ेगा। तो जो गिवन दिया है उसको पहले हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ आपका जैसे पानी है, तो पानी यहाँ सॉल्वेंट हो जाएगा क्योंकि इसका मात्रा ज़्यादा है। सॉल्यूट कौन हो जाएगा, ग्लूकोज। तो इन दोनों में यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सॉल्वेंट और कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है, तो जिसका मात्रा ज़्यादा उसको सॉल्वेंट, तो ये हो गया आपका सॉल्वेंट पानी, और ग्लूकोज हो जाएगा सॉल्यूट। आ रहा है बात समझ में, क्या हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे वेट ऑफ H2O, H2O यानी कि वाटर, वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग, H2O बोलते हैं। H2O कितना दिया हुआ है 178 ग्राम, यानी कि W दे दिया, इसका वेट दे दिया है। ठीक है, यानी इसका वेट दिया हुआ है W = 178.2 ग्राम। जब इसका वेट दिया हुआ है जी, तो MW भी निकाल सकते हैं। तो MW ऑफ H2O कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1, तो 1 × 2 होगा, और प्लस कितना ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ जाएगा 18 ग्राम × मोल इनवर्स। ये मिल गया। अब ये जब मिल गया तो इसका मोल्स निकाल लेंगे। तो मोल्स किसका, वाटर का। आपको बता चुके हैं n यदि हम बोले, n यदि हम लिखते हैं तो n क्या है, नंबर्स ऑफ मोल्स। तो वाटर का नंबर्स ऑफ मोल निकालना है, वाटर का नंबर्स ऑफ मोल निकालना है, तो n लिख के और लिख देंगे H2O बराबर क्या हो जाएगा W/MW, सबको पता है।
तो W दिया हुआ है कितना 178.2 ग्राम। अब बटा आपका जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कैंसिल, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 1782 अपॉन 180। इसको भाग देंगे तो इसका भागा देंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए इसको भाग दे सकते हैं आप लोग। तो भाग देंगे बच्चे तो आएगा आपका 9.9 मोल। यूनिट क्या बच रहा है मोल, मोल इनवर्स है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल। यहाँ पे मोल इनवर्स है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल। यानी कि आप बोल सकते हैं NH2O इज इक्वल टू 9.9 मोल। एक चीज तो पता चल गया, एक का मोल निकाल लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के जो है आपका समानुपाती होता है। आगे काम करते हैं। तो एक का मोल निकल गया, दूसरा का निकालना है हमें। थोड़ा और इसको, ए नंबर कितना था 759 टॉर, बी नंबर 7.60, सी नंबर डी कितना है बच्चे 752.4 टॉर। चलिए आगे काम करते हैं। अब सिमिलरली क्या करेंगे, किस पर काम करेंगे हम लोग, ग्लूकोज पर करेंगे। ग्लूकोज का भी वेट दिया हुआ है बच्चे, वेट ऑफ ग्लूकोज यानी कि C6, क्या बोल सकते हैं आप C6H12O6 बराबर कितना दिया हुआ है 18 ग्राम, यानी कि इसका W दे दिया 18 ग्राम। MW आपको निकालने आता है, MW ऑफ C6H12O6 बराबर कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, 12 गुना कितना 6 प्लस 1 गुना 12 प्लस 16 गुना 6, सबको जोड़ेंगे तो 180 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। उसके बाद क्या निकालना है आपको, उसके बाद जो निकालना है वो है आपका N। तो N किसका C6H12O6 नंबर्स, इसको क्या पढ़ेंगे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या होता है W बटा MW, पुट कर दें। W कितना है जी 18 ग्राम बटा MW कितना है 180 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 18 बटा 180 मोल। इसको यदि और तोड़े हम लोग कितना होता है 18 का 18 18 दें 1/10 यानी कि 0.1, इसको कितना बोल सकते हैं 0.1 मोल। यानी कि N निकल गया, N C6H12O6 का वैल्यू आ गया 0.1 मोल। अब ये दोनों चीजें मिल गई, क्योंकि आपको वेपर प्रेशर निकालना है ना। तो वेपर प्रेशर राउल्ट का नियम आप लोग पढ़े थे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका मोल फ्रैक्शन का। तो जब नंबर्स ऑफ मोल आपको निकल गया तो फिर क्या निकालना पड़ेगा, जब नंबर्स ऑफ मोल निकल गया तो आपको निकालना पड़ेगा आपका मोल फ्रैक्शन। और जब मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा तो वेपर प्रेशर निकल जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका
निकल जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले क्या करें, इसको याद रखेंगे। इसका जो H2O का नंबर्स ऑफ मोल कितना आया है, H2O का नंबर्स ऑफ मोल आया है आपका NH2O आया है 9.9 और N ग्लूकोज आया है, ये आया है आपका 0.1। इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, आगे बताते हैं। चलिए अब क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ मोल निकाल लिए। नंबर्स ऑफ मोल निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद आपका निकालेंगे वेपर प्रेशर। क्या निकालेंगे, वेपर प्रेशर। तो समझिए बात को, वाटर H2O का निकालने मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले H2O का क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, आपको बताए थे। यदि हम x लिखें तो ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन। तो याद रहे तब ना, एक कॉन्सेप्ट थोड़ी यूज हो रहा है, ढेर सारा हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोल अंश, मोल अंश भी बोलते हैं। तो हम लोग निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, यानी कि XH2O। अब इसका निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जिसका निकालना है उसका नंबर्स ऑफ मोल को ऊपर, अब बाकी दोनों को जोड़ देते हैं। कौन कौन है यहाँ पे, NC6H12O6। सबको तो वैल्यू पुट करना है, आपको वैल्यू पुट कीजिए। तो आपको पता है H2O का आया था 9.9 अपॉन 9.9 अब प्लस इसका आया था 0.1। यानी आप बोले तो क्या बोल सकते हैं, 9.9/10 है ना। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चे, XH2O मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O बराबर कितना आ जाएगा आपका 9.9 है, तो एक जीरो और एक पॉइंट आगे बढ़ेगा, यानी कि 0.99। फिर देखना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6। तो आपको पता है, एक चीज बताए थे कि दोनों को यदि हम जोड़ दें, मोल फ्रैक्शन जो है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए यदि x1 x2 जोड़ देते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये तो पता है आपको। तो यदि हम XH2O और प्लस XC6H12O6 करें तो ये 1 के बराबर होगा। तो इसका वैल्यू तो पता है, उसको उधर कर दीजिए, यानी कि आ जाएगा XC6H12O6 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कितना, XH2O। वैल्यू पुट कर दें, 1 माइनस कितना, 1 माइनस हो जाएगा आपका H2O का वैल्यू कितना है 0.99। घटाने तो आता ही है। दस में हो गया 1, 10 में हो गया कितना बचेगा 1, 9 में 0, यानी कि आ जाएगा 0.01। चलिए मिल गया, मोल फ्रैक्शन मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, जब मोल फ्रैक्शन मिल गया तो हम वेपर प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो एक बात याद रखिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वी नो दैट, यहाँ पे एक तो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आपको याद रखना है, नोट करके लिख लेंगे। कुछ बातें आपको याद रखना पड़ेगा। वी नो दैट वेपर प्रेशर को VP हम बोल देते हैं, VP ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 760 टोर। यानी कि 1 ATM बोलिए, तो यहाँ पे टोर में दिया है बच्चे, इसलिए क्या लिखे, टोर में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि P0 आपको पता है, प्योर के लिए आपको बताए थे
क्या लिखते हैं इसके लिए, पी नॉट बराबर है आपका 760 टॉर। इसको पी नॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी नॉट। ये तो प्योर वाटर का है ना। तो सॉल्यूशन के लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन के लिए निकालेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पे सॉल्वेंट आपका वाटर है, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है आपका, वाटर है। और ग्लूकोज तो आपका सॉलिड होता है, वो क्या होता है आपका, सॉलिड होता है। तो कंसीडर जो यहाँ पे किया जाएगा मोल फ्रैक्शन का, वो किसका किया जाएगा, आपका वाटर की। ये जरूरत है आपको। और इसी का वेपर प्रेशर आपको पूछ रहा है। तो कहने का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी को मान लें वीपी ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या मान लें, वीपी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका वीपी ऑफ सॉल्यूशन मान लें तो यहां पे आप बोल सकते हैं P इज इक्वल टू होगा P नॉट इंटू एक्स H2। अब वैल्यू पुट कर दें 760 टॉर अगुना H2O का वैल्यू कितना आया, H2O का मोल फ्रैक्शन 0.99 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्या कहिए, गुना कर दिया जाए, इसको आप गुना कर दीजिए, देखिए कितना आता है। तो ये आ जाएगा आपका 752.4 टॉर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन में कुछ था, तो ऑप्शन नंबर आपका जो आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। आंसर कौन हो जाएगा आपका, डी। तो कहने का मतलब सॉल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर पूछ रहा था, सॉल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा आपका, 752.4 टॉर आ जाएगा। इसको गुना करके देखिएगा तो कितना आएगा, 752.4, एक ही बार में आ गया आपका आंसर, 752.4 टॉर आ गया। आंसर कौन हो जाएगा आपका जी, डी हो जाएगा। तो इतना पापड़ बेलना पड़ता है। तो सूद का हमें पता था। तो आपका सॉल्यूशन में H2O का अब जो है वेपर प्रेशर पूछ रहा था ग्लूकोज मिलाने के बाद, कि ग्लूकोज मिलाने के, ऐसे तो शुद्ध पानी यदि है, शुद्ध पानी यदि था तो उसका तो होता है 760 टॉर होता है, यानी कि 1 ATM होता है, लेकिन उसमें ग्लूकोज मिला दिया गया। तो अब बताइए कि सॉल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है। तो यहाँ P को मान लिया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मान लिए, तो P इज इक्वल टू होता है P नॉट इंटू उसका मोल फ्रैक्शन। तो वाटर जिसका पूछ रहा है उसका मोल फ्रैक्शन है, तो P नॉट यहाँ पे क्या है, शुद्ध जल का वेपर प्रेशर है, और XH2 क्या है, वाटर का आपका मोल फ्रैक्शन। गुना कर देंगे, क्योंकि ये पता है आपको कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट इंटू एक्स होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है, यानी कि P इज इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स। तो इस तरह का फॉर्मूला आप पढ़े थे राउट्स के नियम में, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है ना। तो जल्दी से इसको क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आंसर कौन होगा, डी। मतलब 1 नंबर लाने के लिए, यदि कोई नीट का एग्जाम देंगे तो 1 नंबर लाने के लिए इस तरह से इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए। तो स्टेप देखिए, सबसे पहले नंबर्स ऑफ मोल निकालें दोनों का। नंबर्स ऑफ मोल निकालने के बाद क्या निकालिए, मोल फ्रैक्शन निकालिए। जब मोल फ्रैक्शन निकल गया, जब आपका मोल फ्रैक्शन निकल गया तो हम क्या निकाले कि फिर पता किए भाई प्योर सॉल्वेंट का, प्योर वाटर का जो है वेपर प्रेशर कितना होता है, कहाँ पे कितना वेपर प्रेशर होता है प्योर वाटर का। तो हमें पता चला 1 ATM पर पानी उबलता है ना, तो उसका वेपर प्रेशर आपका जो होता है 1 ATM होता है। कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो 1 ATM बराबर होता है 760 टॉर होता है। ये पता कर लिए हम लोग प्योर वाटर का। अब जो है यदि सॉल्यूशन में निकालना है तो P यहाँ पे है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो P बराबर होता है P नॉट इंटू एक्स H2O, यानी कि वाटर का वेपर। तो वैल्यू रख के क्या किया, गुना कर दिए, तो कितना आ गया 752.4, जो कि आपका ऑप्शन में कितना है, डी नंबर में है। तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें।
तो देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, बस वहाँ पे टॉर था, यहाँ पे क्या है आपका mm ऑफ Hg। अच्छा जो असाइनमेंट है उसमें Hg छुटा हुआ है, mm ऑफ Hg होता है, ठीक। Hg यहाँ पे क्या है, मरकरी, mg यहाँ पे क्या है, मरकरी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो क्या बोल रहा है कि 6 ग्राम यूरिया है, 90 ग्राम पानी में डिजोल्व किया जाता है, लेकिन कब, 373 केल्विन ताप पर। तो आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 प्लस, इसको यदि केल्विन में बदलना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो कितना, यानी कि 373 केल्विन के बराबर होगा। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 373 केल्विन के बराबर होता है, तो ये तो पता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, समझिए कि एक कंटेनर है और इसमें जो है पानी है, 90 ग्राम क्या है, 90 ग्राम वाटर है, और इसमें 6 ग्राम यूरिया मिलाया गया है, ठीक है। लेकिन कब मिलाया गया, जब इसका T बराबर था 373 केल्विन, 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना, इतना टेम्परेचर पर क्या होता है, तो खौलता हुआ पानी में क्या मिलाया गया, यूरिया मिलाया गया। तो पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, वेपर प्रेशर इसका कितना होगा, वीपी ऑफ सॉल्यूशन को पी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पी या पीएस, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि 373 केल्विन ताप पर 90 ग्राम जल में 6 ग्राम यूरिया मिलाया जाता है, तब विलयन का वाष्प दाब बताइए, तब विलयन का वाष्प दाब बताइए। क्वेश्चन समझ में आया कि 90 ग्राम 373 केल्विन ताप पर, मतलब खौलता हुआ पानी है, 373 केल्विन ताप पर, है ना, क्या चीज, 6 ग्राम यूरिया मिलाया गया है, ठीक है। तो विलयन का वाष्प दाब बताइए, तो आपको वही करना पड़ेगा जो इसके पिछले में किए थे हम लोग, तो बहुत ही सरल है, सॉल्व करेंगे। तो देखिए वेट ऑफ H2O दे दिया आपका, कितना है जी, 90 ग्राम, ठीक है। तो इसका निकालने MW, तो MW होता है आपका, MW ऑफ H2O, वो तो होता है 18 ग्राम, कितना होता है 18, कैसे आएगा 18, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 गुना 2 करेंगे, 2 हो गया हाइड्रोजन का और 16 हो गया ऑक्सीजन का, 16 और 2 18, इतना तो पता है आपको। N निकाल लेते हैं, नंबर्स ऑफ मोल निकाल लेते हैं, तो NH2O यानी कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ H2O बराबर होता है W बटा MW, यानी W कितना दिया है, 90 ग्राम बटा 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, यानी काट के क्या होगा, 18 × 90 यानी कि 5 मोल, एक चीज तो मिल गया, NH2O आपको मिल गया कितना, 5 मोल। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालने के बाद फिर मोल फ्रैक्शन, और जब मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा तो फिर आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपका जो है फिर देखेंगे वेट ऑफ क्या, यूरिया का सूत्र आपको पता होना चाहिए, NH2CO NH2 बराबर 6 ग्राम दिया हुआ है, तो वेट पता चल गया आपको, है ना। देखिए इसको क्या बोलेंगे, W, ठीक है। तो W बराबर हो गया यहाँ पे 6 ग्राम, इसका MW निकाल लेते हैं, फिर नंबर्स ऑफ मोल निकाल लेते हैं फटाफट। बस क्वेश्चन को समझना है, जो थ्योरी आपको पढ़ाया गया है उसको ध्यान में रखना है। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, हमें थ्योरी पता नहीं रहता है, भूल आ जाते हैं, इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करो। तो MW निकालना है, तो MW ऑफ NH2CO NH2, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेगा तो 60 ग्राम आएगा, कितना आएगा, 60 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ध्यान रखेंगे 60 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। बहुत ही छोटी छोटी बातें जो नीचे क्लास में हम लोग पढ़े हैं, नंबर्स ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला, उसी का यहाँ पे क्या एप्लीकेशन है, यूज है। अब देखिए यहाँ पे MW आपको मिल गया, तो N यूरिया निकालेंगे, यानी कि NH2CO NH2, इसका नंबर्स ऑफ मोल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W बटा MW। यहाँ पे यूरिया भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत है कि बहुत बड़ा हो रहा है, तो क्या लिख देंगे, यूरिया, क्या लिख देंगे, यूरिया। तो W बटा MW, W कितना आया इसका,
W कितना दिया हुआ है 6 ग्राम, अब बटा 60 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, मोलिकुलर वेट कितना आया 60 ग्राम, काटेंगे तो कितना आएगा 6 बटा 1/10 मोल। आप बोल सकते हैं कि N बराबर यहाँ पे आएगा, N यूरिया आ जाएगा आपका 0.1 मोल, 0.1 मोल। चलिए मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2O का मोल फ्रैक्शन यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा NH2O बटा NH2O और प्लस N यूरिया। पुट कर दें वैल्यू, NH2O का कितना आया था नंबर ऑफ मोल 5, अब बटा 5 प्लस 0.1 यानी कि आ जाएगा आपका 5 बटा 5.1। यही तो चाहिए, यानी कि x H2O आ गया आपका 5 बटा 5.1। यदि आप निकालना चाहते हैं किसका मतलब यूरिया का, तो यूरिया का जरूरत नहीं है, लेकिन निकालना फिर भी चाहते हैं तो आपका x यूरिया हो जाएगा कितना 1 माइनस, और इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है कितना 5 बटा 5.1, ऐसे निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा यूरिया का, घटा लीजिएगा, लेकिन इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है। हमें जरूरत किसका है, इसका है सॉल्वेंट का। किसका, सॉल्वेंट का जरूरत है। ठीक है, तो क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए प्योर लिक्विड का वी नो दैट, मतलब आप बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर जब ये बॉईल कर रहा होगा एट 373 केल्विन इज इक्वल टू होता है आपका 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg 760 mm ऑफ Hg होता है। तो वही फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या करना है, और P को मान लें, यानी कि वेपर Vp ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका जो 1 ATM बराबर होता है 360 mm ऑफ Hg होता है। 1 ATM बराबर कितना होता है 360। तो पानी यदि बॉयल हो रहा है तो कितना पर बॉयल होगा, कितना प्रेशर पर, मतलब 760 mm ऑफ Hg या फिर 1 ATM पर होगा। ठीक है, जब वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाता है वाष्प दाब के, तभी पानी बॉयल करता है। मतलब जितना वायुमंडलीय दाब उतना ही आपका वाष्प दाब, यानी कि यदि पानी बॉयल कर रहा है तो 373 केल्विन पर कर रहा है, तो उस समय का जो वेपर प्रेशर होगा प्योर वाटर का, वो होगा आपका 760, यानी कि इसको बोल सकते हैं P नॉट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। अब बोलिए mm ऑफ Hg क्यों ले रहे हैं, क्योंकि mm ऑफ Hg दिया हुआ है। ATM रहता तो 1 ATM लिखते, कितना लिखते, 1 ATM लिखते, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है Vp ऑफ सॉल्यूशन जो हम लोग लेते हैं वो होता है P। तो हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट और इंटू एक्स H2O, पुट कर दें 760 mm ऑफ Hg और गुना एक्स H2O कितना है जी 5 बटा 5.1। अब इसको गुना भाग कर दीजिए तो ये वैल्यू कितना आएगा, देखिए जल्दी से करें। तो ये आएगा 745.098, इतना आएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट कितना बोल सकते हैं आप, P इज इक्वल टू बोल सकते हैं 745 mm ऑफ Hg। यही क्या हो जाएगा आंसर, तो कहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ए नंबर 745 mm ऑफ Hg।
तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। तो एक लीजिए स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन नंबर 63 का है, ठीक है, असाइनमेंट का 63 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चे, 745 mm ऑफ Hg। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। ये बोर्ड है कि भाई एन एक्वस सॉल्यूशन है फ्रीजेज, एक एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, फ्रीजेज कितना में फ्रीज करता है, 0.186 केल्विन पर क्या करता है, फ्रीज कर जाता है, ठीक है। के एफ दे दिया है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है और ये फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, ये दोनों दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि भाई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताइए। तो आपको पढ़ा चुके हैं कि डेल्टा टीबी को बोलते हैं हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, याद कीजिए, ये चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन है। और डेल्टा टी एफ को बोलते हैं आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, DFP है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर बताया गया था डेल्टा टीवी जो है बराबर होता है KF इंटू एम। अब यहाँ m क्या है, और डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है, ओह यहाँ पे KB होगा, KB इंटू एम, KF इंटू एम होता है। ये फॉर्मूला पता है आपको। m यहाँ पे क्या है, मोलालिटी, m क्या है यहाँ पे, मोलालिटी है, ठीक है। तो इतना चीज का यदि जानकारी आपको है तो क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि भाई आपका डेल्टा TF दे दिया गया है, KF का भी मान दे दिया गया है, KB का भी मान दे दिया गया, तो पूछ रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताइए। तो इसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB खोज रहा है, डेल्टा TB का वैल्यू आपको मांग रहा है। तो सॉल्व करेंगे, देखिए। तो यहाँ पे जो है आपको पता है कि फ्रीज कर रहा है, तो यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो डेल्टा TF दिया हुआ है, आपको लिखिएगा नहीं, डेल्टा TF दिया है 0.186 केल्विन, ठीक है, ये दे दिया है। KF का वैल्यू दिया हुआ है 1.86, इसका यूनिट होता है केल्विन इंटू KG इंटू मोल इनवर्स। फिर दे दिया KB भी दे दिया, कितना दिया हुआ है 0.512 केल्विन KG इंटू मोल, दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, ये दे दिया। तो पूछ रहा है भाई डेल्टा TB बराबर कितना होगा। बहुत सिंपल है, वी नो दैट, बहुत ही सिंपल है, वी नो दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। तो m बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा TF अपॉन कितना, KF। वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना है, डेल्टा TF का वैल्यू 0.1 अपॉन KF का कितना वैल्यू दिया गया है जी, KF देखिए यहाँ पे 1.86 केल्विन KG इंटू मोल इनवर्स। केल्विन से केल्विन कैंसिल, यहाँ पे देखिए 3 के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 के बाद है, तो बचेगा कट के कितना, 1/10 बचेगा, कितना बचेगा, यानी कि m इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10। यूनिट क्या हो जाएगा, KG है तो KG इनवर्स मोल है, मोल इनवर्स नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल, तो मोल इंटू KG इनवर्स, यही होता है ना यूनिट मोलालिटी का, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा बच्चे वो कितना आएगा आपका 0.1, कितना आ जाएगा आपका 0.1। तो मोलालिटी मिल गया 0.1 मोल इंटू KG इनवर्स। अब जब मोलालिटी मिल गया तो आपको क्या चाहिए, डेल्टा TB।
अगेन डेल्टा टी वी इज इक्वल टू होता है के वी इंटू एम। के वी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, के वी का वैल्यू है आपका 0.512 है ना। यूनिट होता है केल्विन, केजी इंटू मोल इनवर्स और इंटू मोलालिटी। कितना इंटरेस्टिंग है देखिए, 0.1 मोल इंटू केजी इनवर्स। देखिए केजी इनवर्स से केजी इनवर्स कैंसिल, मोल इनवर्स से मोल कैंसिल, तो क्या बचेगा केल्विन। अब गुणा कीजिए तो यहाँ दशमलव है, एक और बढ़ जाएगा तो 0.0512 केल्विन, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए है कहीं कौन आंसर होगा, डी। आंसर कितना आ जाएगा आपका, डी। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको पढ़ा चुके हैं ये सब चीज, अब आपको रिलेट करने नहीं आ रहा है तो आपकी दिक्कत है। आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, या ठीक से समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, यानी कि आपका एक्वा सॉल्यूशन फ्रीजेज एट इतना केल्विन, यानी कि डेल्टा टीएफ दे दिया, डेल्टा टीएफ दे दिया, केएफ का वैल्यू दे दिया, केवी का वैल्यू दे दिया। तो पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो हमें पता है भाई कि आपका जो है डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम होता है। तो केएफ का वैल्यू पता है, टीएफ का वैल्यू पता है, तो हमें क्या निकाल लेना है, एम निकाल लेना है। मोलालिटी निकल जाएगा, जब मोलालिटी निकल जाएगा तो डेल्टा टी भी बराबर होता है केवी इंटू एम, तो केवी पता है, एम का वैल्यू रख देंगे, आ गया आराम से। तो आपका माइंड जो है यदि शार्प है तो आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो चलिए इसका फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग, है ना। बोल रहे द अमाउंट ऑफ यूरिया टू बी डिजॉल्व्ड इन 500 cc ऑफ वाटर, केएफ दे दिया है, टू प्रोड्यूस ए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इतना। बोल रहा है कि पानी में कितना यूरिया मिलाया जाए कि इसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ यूरिया बताना है, क्या बताना है, अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिया का वेट बताना है, यूरिया का वेट आपको बताना है, ठीक है। तो पानी में यूरिया मिलाना है, तो कितना मिलाएंगे कि इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.186 हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कुछ बातें जो दी गई है, एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा ये। यदि इसको हम सॉल्व करें तो गिवन डेटा लिखें, तो वेट ऑफ वाटर यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे हो जाएगा पानी H2O बराबर है 500 cc बराबर 500 ग्राम। बोलिएगा ये कैसे लिख दिए, तो 1 cc बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, याद करें, इसको याद रखेंगे, रिमेंबर। कितना नया चीज सीखने को मिल रहा है आपको। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ग्राम। तो यहाँ पे दिया हुआ है 500 सीसी दिया हुआ है, तो 500 ग्राम हो जाएगा। 1 सीसी में 1 ग्राम, तो 500 में 500 ग्राम हो जाएगा। यानी कि एम मिल गया। एम यहाँ पे मान लें मास ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल एम बोल दें, मास ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल एम यदि हम बोल दें तो कैपिटल एम बराबर हो गया 500 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम कैपिटल एम मान लिए, ठीक है। और वेट ऑफ यूरिया को डब्लू मान लें। वेट ऑफ यूरिया हमें पता नहीं है कितना है, इसको डब्लू मान लें। डब्लू बराबर वाट, और ये डब्लू कितना है हमें नहीं पता है, डब्लू कितना है नहीं पता, इसको निकालना है वेट ऑफ यूरिया। लेकिन एम डब्लू ऑफ यूरिया, यूरिया का सूत्र NH3 NH2 CO NH2 60 ग्राम, ठीक है। तो एम डब्लू मिल गया, यानी कि कितना है, एम डब्लू आपका 60 ग्राम है, डब्लू हमें पता नहीं, एम पता चल गया। फिर और क्या दिया हुआ बच्चे, के एफ का वैल्यू पता है आपको, के एफ इज इक्वल टू है 1.86 केल्विन के जी इंटू मोल। ये लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, ये इसका यूनिट यही होता है, इसको याद कर लें। के एफ का यूनिट दे दिया है,
देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसानी से बनता है क्वेश्चन, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और दूसरी बात, जब तक थ्योरी ठीक नहीं रहेगा तो आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो KF दे दिया है, और क्या दिया हुआ है आपका डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? डेल्टा TF दे दिया है 0.186 केल्विन। डेल्टा TF भी दे दिया है, इसको बोलते हैं मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको पता है, वी नो दैट क्या जानते हैं आप? डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है KF इंटू M को यदि हम लिखें तो डेल्टा TF इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला और बताए थे, KF इंटू W बटा MW इंटू कैपिटल M और इंटू 1000। ग्राम में है तो चूंकि मोलालिटी का सूत्र आपको पता होगा, स्मॉल m बराबर आपको बता चुके हैं, कभी बताए होंगे, M इज इक्वल टू होता है W इंटू 1000 बटा MW इंटू कैपिटल M, ये होता है। तो W है आपका गिवन वेट, यानी कि वेट ऑफ यूरिया यहाँ के लिए हो जाएगा। MW पता है, M क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। M यहाँ क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि यहाँ पे लिख दिए। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग यहाँ क्या माने? कैपिटल M माने, जो भी मान सकते, कभी कभी WA WB मानता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये मान के चले। ठीक है, तो हमें चाहिए आपका W चाहिए, क्या चाहिए? ये चाहिए, बाकी तो वैल्यू तो पता है। तो W इज इक्वल टू, यहाँ क्या है? W क्या है? वेट ऑफ यूरिया। वेट ऑफ यूरिया क्या माने? W, इसको निकालना है। तो W बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा TF और गुना MW इंटू कैपिटल M अपॉन कितना हो जाएगा? ये तो गुना हो गया, KF और गुना 100 बोलते 1000। वैल्यू को पुट कर दे बच्चे, आ जाएगा। देखिए डेल्टा TF का वैल्यू कितना है? 0.186, सब कट के ग्राम में आएगा। ठीक है, चूंकि वेट ग्राम में होता है। और फिर MW जो है 60 है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 500। ठीक है, अब बटा कितना हो जाएगा? बटा KF का वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए, यहाँ 1.86 गुना कितना है? 1000। कट जाएगा, देखिए 500 का 500, 1000। ठीक है, 2 का 2, 30 दूना 60। आ रहा है समझ में? आगे दशमलव को तोड़ दीजिए थोड़ा, इसको लिख सकते हैं 186 गुना 30 और गुना 100 और बटा हो जाएगा बच्चे, ये वाला दशमलव हटाएंगे तो कहाँ, ये दशमलव को तोड़ेंगे तो ऊपर कितना जाएगा? 100 जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आपका 186 और गुना 1000, इतना आएगा ना। और सब कटने के बाद यहाँ ग्राम में आएगा, किस में आएगा? ग्राम में। अब देखिए 1 0 2 0 3 0, तो 1 2 3, 186 से 186 कट गया, कितना आएगा? 3 ग्राम। W बराबर 3 ग्राम। आंसर क्या हो जाएगा? C। आंसर क्या हो जाएगा? C। तो कितना सिंपल है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक वो उपाय नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको डील कर सकते हैं। तो ये भी आया था कमेंट में, इसको बता दिए। एक क्वेश्चन और है जो कि अभी सॉल्व कर देंगे आपको। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। किसका है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। तो चलिए देखते हैं। चलिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। किसका है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, और इसको हम लोग अभी सीखेंगे, है ना। कुछ नहीं है, बस जैसे कि आप पढ़े थे बच्चे, सेल पोटेंशियल ई सेल बराबर होता है आपका ER प्लस ये माइनस EL। इसका मतलब होता है कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। यदि ये स्टैंडर्ड है तो क्या लगा देंगे? स्टैंडर्ड लगा देंगे।
तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है कैथोड का काम करेगा, कैथोड का काम कर रहा है आपका एजी क्या करेगा, कैथोड का काम। आप इक्वेशन से देख सकते हैं, एनोड पहले आता है, एनोड होता है आपका लेफ्ट साइड, एक मतलब हम लोग एक कैथोड लेते हैं, एक एनोड लेते हैं। कैथोड पर जो है डेनियल सेल के लिए क्या ले रहते हैं, कैथोड के लिए माइनस, एनोड के लिए प्लस। तो इधर आपका क्या है, ये आपका कैथोड है और ये क्या है आपका एनोड है। ये राइट साइड है एनोड, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। और इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका स्टैंडर्ड यानी कि जेड का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है, एजी का स्टैंडर्ड, इसका मतलब हुआ स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो यहाँ पे जेड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल इतना होता है आपको पता है, और एजी का जो है आपका 0.80 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि ई सेल स्टैंडर्ड कितना होगा, ई सेल स्टैंडर्ड कितना होगा, उसका मान निकालना है। तो सॉल्व करेंगे, ई सेल स्टैंडर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब क्या चीज होता है, ई नॉट आर, आर पर होता है राइट साइड है ना, यानी कि एनोड का पोटेंशियल माइनस ई लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड ये वाला। तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कौन है, ये हुआ राइट साइड जिसका पोटेंशियल दिया हुआ है कितना 0.80 वोल्ट, माइनस फिर से लेंगे माइनस, और इसका कितना दिया हुआ है, इसका लेफ्ट साइड का माइनस 0.76। तो डेनियल सेल पढ़े थे ना जी, तो कुछ थोड़ी करना है, दोनों का वैल्यू घटा देना है, कैथोड में एनोड में कैथोड को घटा देना है, निकल जाएगा आपका। तो 0.80 इतना वोल्ट और माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 1.56 वोल्ट, आंसर सी। तो इसमें क्या है, जैसे डेनियल सेल था वैसे ही है। डेनियल सेल में कॉपर और आपका क्या था, जिंक था। तो कॉपर में वहाँ काम कर रहा था एनोड का, एनोड बोलते हैं, कैथोड का काम कर रहा था। किसका कर रहा था, कैथोड का। चूंकि कैथोड जो होता है डेनियल सेल के लिए पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है, सॉरी। तो डेनियल सेल के लिए कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के में उलट जाता है। तो कैथोड का पोटेंशियल, यहाँ पे कैथोड का काम करेगा कौन, आपका ये, और ये करेगा एनोड का काम। तो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पे जो है राइट साइड में कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। तो यहाँ कैथोड कौन है, ये वाला आपका कैथोड हो गया, और ये वाला हो गया आपका एनोड का पोटेंशियल। दोनों को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, सेल पोटेंशियल। क्या निकल जाएगा, सेल पोटेंशियल। तो वही यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो आज हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो जो डाउट था, डाउट क्लियर हो जाना चाहिए सबका। इसी प्रकार जिनको कुछ डाउट है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और देख रहे हैं आप क्वेश्चन, मतलब आप तो पढ़ चुके हैं, लेकिन बिना क्वेश्चन किए आपका माइंड क्लियर नहीं होता है। बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस, वो भी साइंस के पेपर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और हमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, पूरा एनर्जी गोल हो जाता है, ठीक है, एक घंटा के लेक्चर में आपका। तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप ठीक से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए सबका। तो ये एक तरह का डेमो है आपका, कि मतलब हम जब प्रैक्टिस वाइज शुरू करेंगे तो किस तरह से क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व होगा। उसमें आपको 2 मार्क्स भी रहेगा, 5 मार्क्स भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।